તો પાટણમાં કોંગ્રેસના સ્ટાર પ્રચારક રાહુલ ગાંધી સભા ગજવવા માટે પહોંચી ચૂક્યા છે। સીધા જઈશું પાટણ પ્રગતિ મેદાનમાં। થોડી જ વારમાં રાહુલ ગાંધી સભાને સંબોધિત કરશે। મંચ ઉપર તેઓ હાજર છે। તેમની સાથે કોંગ્રેસના પ્રદેશના ઘણા કાર્યકર્તાઓ પણ હાજર છે। પ્રદેશ અધ્યક્ષ શક્તિસિંહજી સાથે પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ ઠાકોર પણ તેમની સાથે હાજર છે। રાહુલ ગાંધીના કોંગ્રેસ ઉમેદવાર ચંદનજી ઠાકોર માટે પ્રચાર। ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રભારી મુકુલ વાસનિક પણ હાજર છે। ભરતસિંહ ડાભી અને ચંદનજી ઠાકોર વચ્ચેનો અહીંયા જંગ છે। રાહુલ ગાંધીની સભામાં મોટી સંખ્યામાં જનમેદની પણ આવી પહોંચી છે। એક તરફ જગદીશ ઠાકોર પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ કોંગ્રેસના, બીજી તરફ શક્તિસિંહ ગોહિલ વર્તમાન કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ। તો આ સાથે મહિલા કાર્યકર્તાઓ પણ મંચ પર હાજર છે। प्रगति आहिर सहित अनेक महिलाओं पर मंच पर देखाई रही है। थोड़ी ज वारमा सभाने संबोधित करशे राहुल गांधी। महत्वनुं छे के गई काले तेमणे सभा संबोधी हती, जेमां राजा रजवाड़ावाळुं निवेदन के जेने लईने खूब भारतीय जनता पार्टीए अने साथे क्षत्रियोए तेमने लईने प्रहार पण कर्या हता, पलटवार पण कर्यो हतो। आजनी सभामां जोवानुं ए रहेशे के ज्यारे उत्तर गुजरातनी जनताने तेओ संबोधित करवा जई रह्या छे त्यारे कया मुद्दाओने तेओ उठावे छे। कांग्रेस हमेशाथी ज्यारे पण मंच पर उपस्थित रहे छे त्यारे खास करीने स्टार प्रचारको जे प्रचारमां आवता होय छे, सामान्य जनताने રીઝવવાનો प्रयत्न करे छे। उत्तर गुजराती जनताने કેટલું રીઝવી શકે છે કોંગ્રેસ, એ આજની આ સભામાં ખબર પડશે। પાઘડી પહેરાવી રાહુલ ગાંધીનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। તલવાર પણ તેમને ભેટમાં આપવામાં આવી છે। ચંદનજી ઠાકોર વતી લોકો પાસેથી મત માંગશે રાહુલ ગાંધી। પ્રતીક જાદવ સંવાદદાતા મારી સાથે ફોન લાઈન પર જોડાયા છે। જી પ્રતીક, રાહુલ ગાંધી ગઈકાલનું સંબોધન રાજા રજવાડાઓને લઈને ખૂબ પલટવાર થયા। આજે ઉત્તર ગુજરાતને થોડી જ વારમાં તેઓ સંબોધવા જઈ રહ્યા છે। કેટલા લોકો ત્યાં હાજર છે, શું વિગતો હાલ? राहुल गांधी पाटण पहुंची चुक्या है। पाटण लोकसभा बैठकना उम्मीदवार चंदनजी ठाकोर माटे चूंटणी प्रचार कर रहा है। राहुल गांधी जયારે स्टेज पर पहुंचा ત્યારે કોંગ્રેસના नेतृत्व તેમજ सीनियर नेताओं द्वारा राहुल गांधीનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું। પરંપરાગત રીતે રાहुल ગાંધીને પાઘડી પહેરાવીને અને હાથમાં તલવાર આપીને તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું અને હવે રાहुल ગાંધી સીધી જ જનમેદનીને સંબોધી રહ્યા છે। આ જનમેદની છેલ્લા કેટલાય સમયથી રાहुल गांधी પ્રતિક અપડેટ માટે આપણી પાસે પાછા ફરીશું। રાहुल गांधी સંબોધન કરી રહ્યા છે। मुकुल वासनिक जी, शक्तिसिंह गोहिल जी, जगदीश ठाकुर जी, सिद्धार्थ पटेल जी, शैलेश परमार जी, लालजी भाई देसाई जी, हमारे कैंडिडेट्स चंदन सिंह ठाकुर जी, जेनीबेन ठाकुर जी, रामजी ठाकुर जी, स्टेज पे हमारे एमएलए, वरिष्ठ नेता, भाई और बहनों, कांग्रेस के प्यारे कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। इतनी गर्मी में आप आए, दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है और दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। सवाल यह है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र और संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। बीजेपी के, आरएसएस के लोग चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए और हम कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। जो भी हमें आजादी के बाद मिला
चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, डेवलपमेंट, पानी, जो भी हिंदुस्तान की गरीब जनता को मिला है, उसका कारण, उसकी नींव संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। और आज पहली बार बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीते तो हम इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। भाई और बहनों, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो संविधान है, यही गरीबों की रक्षा करता है, यही कमजोरों की रक्षा करता है, यही किसानों की रक्षा करता है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि 22-25 लोग हिंदुस्तान के पूरे धन को, पूरी सत्ता को, पूरे नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करें। आपने देखा पिछले 10 सालों में यहां क्या हुआ है, गुजरात में क्या हुआ और पूरे हिंदुस्तान में क्या हुआ। आज हालत यह है, मैं आपको बताता हूं, 2 उदाहरण आपको देता हूं। आज हालत यह है कि 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। 22 लोग ऐसे हैं जिनका अगर आप धन जोड़ दें तो 70 करोड़ हिंदुस्तानियों जितना धन है उनके पास। नाम आप जानते हो, गुजरात में ही ये शुरू हुआ था। अदानी, अंबानी, ये नाम है। 20-25 लोग हैं। किसानों का नरेंद्र मोदी जी ने कर्जा माफ नहीं किया, मगर इन 22-25 लोगों का नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। अब आप ताली बजा रहे हो, मगर यहां पे 90% लोगों को यह नहीं पता होगा कि 16 लाख करोड़ कितना होता है। आम आदमी को मालूम ही नहीं। अगर आपने अदानी से कहा देखो भैया 16 लाख करोड़ कितना होता है, 2 मिनट में बता देगा। मगर इतना बड़ा नंबर है कि जो किसान होता है, मजदूर होता है, छोटा व्यापार करता है, उसको यह नंबर समझ ही नहीं आता। मैं आपको समझा देता हूं। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, आपको याद होगा, यूपीए की सरकार थी। अगर आप 25 बार हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ करो, मतलब 25 साल के लिए हर साल माफ करो, तब 16 लाख करोड़ रुपए बनता है। और 22 लोगों का, भाई और बहनों, 22 लोगों का इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया, 24 साल का मनरेगा का पैसा, 25 साल का किसान कर्जा, 22 लोगों को। हिंदुस्तान में 1% लोग 40% धन कंट्रोल करते हैं। यह सच्चाई है देश की। और फिर नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के लोग कहते हैं हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। जहां भी कमजोर लोगों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, किसानों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग
उनका ध्यान चला जाता है, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। સીધા જઈશું પાટણ, રાહુલ ગાંધી સભાને સંબોધિત કરી રહ્યા. सरकार को चाहिए होगा आपको, सरकार कौन चलाता है? 90 लोग चलाते हैं दिल्ली की सरकार। मोदी जी साइन करते हैं, 90 लोग आईएएस अफसर हिंदुस्तान की सरकार चलाते हैं। बजट का हर रुपया वो बांटते हैं। गुजरात में कितना पैसा आएगा, बुलेट ट्रेन में कितना जाएगा, अग्निवीर योजना होगी नहीं होगी, दलितों को पिछड़ों को स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, सड़कें कितनी बनेंगी, कहां बनेंगी, कैसे बनेंगी, कितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा, ये सारे के सारे निर्णय 90 आईएएस अफसर लेते हैं। मैंने इनके नाम निकाले, 90 में से 3 अफसर पिछड़े वर्ग के हैं और उनको पीछे बैठा रखा है, कोने में छोटा सा डिपार्टमेंट दे रखा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में आपको एक नहीं मिलेगा, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में आपको एक नहीं मिलने वाला। पिछड़े 3 हैं, दलित 3 हैं, आदिवासी 1 है। और अगर आप हिंदुस्तान के बजट को देखें, अगर 100 रुपए खर्च होते बजट में, 6 रुपए 10 पैसे ओबीसी, दलित और आदिवासी अफसर तय करते हैं। आपकी भागीदारी 90%, सॉरी आपकी आबादी 90%, आपकी भागीदारी 100 में से 6 रुपए 10 पैसे। तो मेरा सवाल है, हिंदुस्तान की जो 90% आबादी है, वो ना बिजनेस में है, ना मीडिया में है, ना प्राइवेट अस्पताल चलाते हैं, ना प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी चलाते हैं, ना सरकार में है, तो कहां है? मैं बताता हूं आपको, किसान है, मजदूर हैं, बेरोजगार युवा हैं और छोटे छोटे बिजनेस चलाते हैं। अब जीएसटी कौन देता है? ये आपने शर्ट पहनी हुई है नीली, कितने की खरीदी आपने? हाँ आपसे पूछ रहा हूं भैया, कितने की शर्ट खरीदी आपने? हाँ आप कितने की? 1000 रुपए की आपने शर्ट खरीदी। अगर यही शर्ट अदानी खरीदता, अगर यही शर्ट अदानी खरीदता, वो 1000 रुपए की खरीदता? जितनी जीएसटी आपने दी उतनी जीएसटी वो दे रहा है। जितनी जीएसटी हिंदुस्तान का सबसे गरीब किसान शर्ट के लिए, पैंट के लिए, टूथपेस्ट के लिए देता है, उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। किसान की आमदनी हजारों रुपए में और उसकी हजारों करोड़ों रुपए में, और जीएसटी एक जैसी। तो जीएसटी कौन देता है? 90% देते हैं। गरीब जनरल कास्ट के देते हैं, दलित देते हैं, आदिवासी देते हैं, पिछड़े लोग देते हैं, ये लोग देते हैं। और सवाल उठता है जीएसटी जाता कहां है? सीधा उन्हीं 22 लोगों के जेब में जाता है। 16 लाख करोड़ रुपए जो माफ किया ना, आपने कभी अपने आप से पूछा कहां से आया? ये आसमान से नहीं टपका, ये आपकी जेब में से आया है। आप पेट्रोल भरते हो, आपके जेब से पैसा निकलता है। आप गाड़ी खरीदते हो, जीएसटी पैसा निकलता है। आप शर्ट खरीदते हो, जीएसटी से पैसा निकलता है। आप खाना खाते हो, जीएसटी से पैसा निकलता है। किसान 24 घंटा काम करता है, वो जीएसटी देता है। तो मेरा आपसे सवाल है, अगर हिंदुस्तान के 20-25 अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है, तो किसान का क्यों नहीं हो रहा? अगर अदानी जी
को देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पकड़ाया जा सकता है, जमीन दी जा सकती है, जल, जंगल, एयरपोर्ट, पोर्ट, सोलर पावर, विंड पावर, सारा का सारा उनको दिया जा सकता है, तो किसान को, मजदूर को, बेरोजगार युवा को क्यों नहीं दिया जा सकता? उसमें ऐसा क्या है जो हमारे किसानों में नहीं है? उसमें क्या है जो हमारे मजदूरों में नहीं है? एक ही चीज है भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी से दोस्ती है, बस वही एक चीज है। और ऐसा है कि लॉटरी खुल गई है, जो भी दिल में आता है, एनडीटीवी अच्छा लगा, उड़ा के ले गए। ये देखो रिपोर्टर हंस रहा है, इनकी गलती नहीं है। मैंने इनको इसलिए बोला, मीडिया के हमारे मित्र हैं, मगर इनको बांध के रखा हुआ है, ये जो दिल में है बोल नहीं सकते, नहीं तो इनको निकाल दिया जाएगा, फिर मतलब सैलरी नहीं मिलेगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो सिर हिला रहे हैं ये, कह रहे हैं हाँ जी सही बोल रहा है। और जहां भी देखो दो हिंदुस्तान बन रहे हैं। आपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखा, धूमधाम से हुआ, उधर आपने एक गरीब किसान को देखा? आपको एक मजदूर दिखा? राष्ट्रपति आदिवासी हैं, पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है, राम मंदिर का उद्घाटन होता है, वो हेड ऑफ स्टेट है, मतलब प्रोटोकॉल में सबसे ऊंची हैं, उनको जाने तक नहीं दिया। शर्म की बात है, अंदर जाने तक नहीं दिया राष्ट्रपति को। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी। तो पूरा ड्रामा चल रहा है, उधर बॉलीवुड के लोग नाच रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का 24 घंटा भाषण चल रहा है, और अदानी जी के पैसे बन रहे हैं। तो सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी का रिस्पांस क्या है? आप कहोगे राहुल गांधी ने बात तो समझा दी, मगर अब क्या? तो सबसे पहले यह पता लगाना है कि इस देश में किसकी कितनी आबादी है, पिछड़े वर्ग के कितने हैं, दलित वर्ग के कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं, और फिर इनकी कितनी भागीदारी है। फाइनेंशियल और हिंदुस्तान की संस्थाओं का, इंस्टीट्यूशंस का सर्वे, मीडिया में कितने हैं, सरकार में कितने हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में कितने हैं, कहां कहां है और इनकी कितनी भागीदारी है। मतलब जाति जनगणना और इकोनॉमिक सर्वे, यह पहला काम होगा। इसके बाद हिंदुस्तान की आबादी को पता लग जाएगा कि हम कितने हैं और हमारे हाथ कितना धन आ रहा है और कौन सी संस्थाओं में हमारे लोग हैं। ये जो मैंने आपको 50% बात बोली पिछड़ों की, ये अंदाजा है, ये एक्चुअली किसी को मालूम नहीं है, ये अंदाजा है। जाति जनगणना के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा। पहला काम ये है। दूसरा काम, अगर नरेंद्र मोदी जी 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकते हैं, सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। हम वो अरबपति बनाते हैं, 22-25 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं जितना पैसा उन्होंने
अदानी जैसे लोगों को दिया है, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को हम देने जा रहे हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बताने आया हूं। आप जानते हो कि 21वीं सदी में महिला और पुरुष दोनों काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, जॉब करते हैं। सही बात? सही बात? यस। बाहर जो काम करते हैं 8 घंटा 10 घंटा, महिला और पुरुष दोनों करते हैं, उनके लिए उनको पैसा मिलता है, सैलरी मिलती है, कॉम्पनसेशन मिलता है। मगर सच्चाई है, और शायद ये पुरुषों को अच्छी ना लगे बात, सच्चाई है कि अगर आप 8 घंटा काम करते हो, 10 घंटा काम करते हो, तो हिंदुस्तान की महिलाएं 16 घंटे 18 घंटा काम करती हैं। और जो घर में काम करती हैं, खाना पकाती हैं, देश के भविष्य की देखभाल करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, उस 8-10 घंटे काम के लिए उनको 1 रुपया नहीं मिलता है और कभी नहीं मिला है। देखा, ये जो पुरुष हैं इन्होंने ताली इतनी जोरों से नहीं बजाई, इसको जोर से बजाइए, ये सच्चाई है, इसको छुपाया नहीं जा सकता है, ये हर घर जानता है। तो हम महालक्ष्मी योजना ला रहे हैं। अब ये महालक्ष्मी योजना क्या है मैं बता रहा हूं। हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, करोड़ों नाम होंगे उसमें। उस लिस्ट में से हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार हर साल 1 लाख रुपए अंदर डाल देगी। हर महीने 1 तारीख को करोड़ों लोग जागेंगे, बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए महीने के खटाखट 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 आएंगे। ये किसान के परिवार होंगे, मजदूरों के परिवार होंगे, छोटे व्यापारियों के परिवार होंगे, बेरोजगार युवा होंगे। इन परिवारों में पैसा महिला के बैंक अकाउंट में जाएगा क्योंकि वो दुगना काम करती है। ये बात नहीं होगी कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। मैं जानता हूं अंत में पैसा आपको भी मिलेगा, आप किसी ना किसी तरीके से निकाल लोगे, मगर उनकी बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा। तो यह है पहला तरीका करोड़ों लाखपति बनाने का। और ये जो पैसा है ये उस दिन तक बैंक अकाउंट में जाएगा जब तक वो परिवार गरीबी रेखा से नहीं निकलेगा। ये टेम्पररी 1 महीने का काम नहीं है, ये उस दिन तक चलेगा जिस दिन तक वो परिवार गरीबी रेखा से बाहर नहीं निकलेगा। पहला काम। दूसरा काम, अदानी जी के जो बेटे हैं, जॉब मार्केट में जाने से पहले उनको टेम्पररी जॉब मिलती है, 6 महीने की, 1 साल की। वो अदानी कंपनी में जॉब करते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, बैंक अकाउंट में पैसा आता है, जॉब करना सीखते हैं और फिर उसके बाद में परमानेंट उनको जॉब दी जाती है, बिजनेस में उनको जगह दी जाती है। यह मौका हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलता। किसान का बेटा, मजदूर का बेटा अप्रेंटिसशिप का सपना, पहली साल की नौकरी का सपना नहीं देख सकता है। तो हमारी दूसरी योजना, जिसको हमने नाम दिया है पहली नौकरी पक्की। जैसे मनरेगा में अधिकार देते थे, रोजगार का अधिकार, वैसे ही यह अधिकार हिंदुस्तान के हर ग्रेजुएट को, कॉलेज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को और डिप्लोमा होल्डर को मिलेगा। कोई भी बेरोजगार युवा सरकार से
1 साल की अप्रेंटिसशिप मांग सकेगा और सरकार को गारंटी करके उसको 1 साल की नौकरी देनी ही पड़ेगी। नौकरी कहां होगी? प्राइवेट सेक्टर में होगी, पब्लिक सेक्टर में होगी, सरकारी अस्पतालों में होगी, सरकारी ऑफिसेज में होगी, सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में होगी। और करोड़ों युवाओं को साल का 1 लाख रुपया, महीने का 8,500 रुपया और 1 साल की टॉप ऑफ लाइन ट्रेनिंग मिलेगी। और उसके बाद सीधा जी पाटण राहुल गांधी प्रेस सभा ने संबोधित। आखिरी बात, अगर देश में रोजगार पैदा करना है तो 2-3 चीजें करनी होंगी। सबसे पहले जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस हैं, छोटी फैक्ट्रियां चलाते हैं, टेक्सटाइल का बिजनेस करते हैं, डायमंड हीरे का बिजनेस करते हैं, इनकी रक्षा करनी होगी और बैंक के दरवाजे इनके लिए खोलने होंगे। आजकल अदानी जी को बैंक लोन मिल जाता है, मगर जो छोटा बिजनेस चलाता है, एंटरप्रेन्योर होता है, उसको बैंक लोन नहीं मिल सकता। तो बैंक के दरवाजे हम इन लोगों के लिए खोल देंगे। और दूसरी बात, ये जो जीएसटी है, ये गलत जीएसटी है। 5 अलग अलग टैक्स, किसानों पर टैक्स, इतना ऊंचा टैक्स, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जीएसटी को हम बदलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बेसिस पे जीएसटी बनेगी, एक जीएसटी होगी, कम से कम टैक्स होगा, सिंपल जीएसटी होगी, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। नई जीएसटी हम लागू करके आपको दिलवा देंगे। ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और एक आखिरी बात, यहां जो भावनगर के जो महाराजा थे, उन्होंने जो देश के लिए किया, अपना राज जो उन्होंने देश को समर्पित किया, उनकी हम याद करते हैं और उनकी धन्यवाद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। खूब खूब आभार। जिस दिन से उसने उससे पूछना शुरू कर दिया, जिस दिन से उसने उसको चेक करना शुरू कर दिया। तो जनसभाને સંબોધન કરતા રાહુલ ગાંધી ભારતીય જનતા પાર્ટી પર આકરા પ્રહાર કર્યા, સાથે અદાણી અને અંબાણીનું નામ લેવાનું પણ ન ચૂક્યા। સાથે તેમણે ચંદનજી ઠાકોર અને જ્ઞાનીબેન ઠાકોર બંને માટે મત માંગ્યા। મેનિફેસ્ટોની પણ વાત કરી। કોંગ્રેસ આવનારા સમયમાં 8,500 રૂપિયા મહિલાઓના ખાતામાં દર મહિને જમા કરાવશે, જ્યાં સુધી તેઓ ગરીબી રેખાની ઉપર ન આવી જાય। સાથે સાથે તેમણે રોજગારીની પણ વાત કરી છે કે કોંગ્રેસ આવતા જ રોજગારીની ગેરંટી વધી જશે। ભાજપે 22 થી 25 અબજપતિ બનાવ્યા, પરંતુ મજૂર અને ખેડૂત વર્ગ કે જેને લઈને તેમણે ક્યારે વિચાર્યું પણ નહીં। હવે તમારે વિચારવાનું છે કે શું કરવું, તેમ કહી તેમણે ભારતીય જનતા પાર્ટી પર પ્રહાર કર્યા। તમે પેટ્રોલ ભરાવો, વસ્તુ ખરીદો, તેના ઉપર જીએસટી વસૂલાય। એક ખેડૂત કામ કરે છે, તેના ઉપર પણ જીએસટી વસૂલાય છે। જે 1600 કરોડ રૂપિયા કે જેનો ફાયદો પ્રધાનમંત્રી મોદીએ મોટા મોટા ઉદ્યોગપતિઓને કરાવ્યો, જે નુકસાન ભારતનું થયું છે, ક્યાંથી આવ્યું? તો એ જીએસટીની ઇન્કમમાંથી આવ્યું છે। કેલ્ક્યુલેશન સમજાવતા તેમણે ભારતીય જનતા પાર્ટી પર પ્રહાર કર્યા।